नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। हम रोज पिछले कई दिनों से इस पर चर्चा कर रहे हैं। जो ये हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव हुए, अब तो नतीजे भी आ गए हैं और सरकार बनने की तैयारी भी है। लेकिन सरकार बन तो रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें जब क्या होता है कि जब कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है तो उसमें नेता बार्गेनिंग करते हैं और जिनके पास जितनी ज्यादा सीटें होती है उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। और सूद साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, ये दोनों मुख्य दल हैं। इसके अलावा कुछ और दलों ने भी, मेरा ख्याल है 5 या 6 छोटे छोटे दलों ने इतना समर्थन दे दिया है कि एनडीए की कम से कम 301 या 302 तक सीटें पहुंच चुकी हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी, जो कि अब शपथ लेने वाले हैं, कोई 8 या 9 को शपथ होगी, उनके लिए बधाई संदेश भी आने लगे हैं विदेशों से। सूद साहब, प्रधानमंत्री के सामने बहुत सारे मुद्दे हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार फ्री हैंड नहीं है। और मुद्दे ऐसे हैं, बहुत टिपिकल हैं, कुछ घरेलू हैं, कुछ डोमेस्टिक हैं, कुछ एक्सटर्नल हैं। तो अब आप हमको ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती पेश आ सकती है, और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको प्रधानमंत्री मतलब उनको 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 उनका हल कर सकते हैं। जी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी किसी भी चीज का हल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जो मोदी साहब हैं, ये छोटे ग्राउंड लेवल से उठे हैं और ग्राउंड लेवल से उठ के ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन गए थे। जब चीफ मिनिस्टर बने तो इनको टारगेट कर दिया गया, 2002 के अंदर दंगे कर दिए गए वहां पे, उसको इन्हें झेला। इनको जेल भेजने की कोशिश की बहुत बार कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, इनके खिलाफ साजिश की, लेकिन पीएम मोदी घबराए नहीं और उसके बाद गुजरात को इस हाइट पे ले गए। क्योंकि उससे पहले गुजरात के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं था जो बीजेपी को संभाल सके, कोई परमानेंट इनके पास लीडर नहीं था, और पीएम मोदी ने सबको संभाला। पीएम मोदी गुजरात को एक स्पेशल हाइट पे ले गए। पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जो जमीन के अंदर था वहाँ खारा पानी था, मीठा पानी आना शुरू हो गया, वहाँ पे प्रोग्रेस होनी शुरू हो गई, वहाँ की इकोनॉमी बूम करनी शुरू कर गई। और पीएम मोदी उसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर बनके इतने बड़े काम कर देंगे। जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने तो पीएम मोदी ने बहुत सी जगह फॉरेन कंट्रीज के अंदर टूर किया, बहुत से लोगों के साथ दोस्ती की, बहुत से लोगों के साथ बिजनेस किया, बहुत से लोगों के साथ डील करके वहां से चीजें इंपोर्ट की, चीजें एक्सपोर्ट की। और देखिए, बहुत सी आर्मी के डेवलपमेंट की, जो आर्मी के सामान खरीदती थी वो कहीं से नहीं मिलता था, तो पीएम मोदी ने सब कुछ किया। इन्होंने रशियन रिपब्लिक से जाकर के यूरेनियम खरीदा, फ्रांस से यूरेनियम लिया, और पीएम मोदी ने देश को इस ऊंचाई पे पहुंचा दिया। जब पीएम मोदी को खतरा लगा पाकिस्तान से कि पाकिस्तान यहाँ पे टेररिस्ट अटैक करता है, तो पीएम मोदी ने एक बार भी सोचा नहीं और पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। उरी अटैक के बाद भी की 2016 में, और उसके बाद जब पुलवामा अटैक हुआ तो तब भी इन्होंने बालाकोट स्ट्राइक कर दी। और पीएम मोदी ना झुके, ना डरे, ना घबराए। ट्रंप से भी डील किया, जो बाइडेन से भी डील किया, और जब सेकंड टेन्योर के अंदर पीएम मोदी ने 370 आर्टिकल हटाया, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और उसके बाद राम मंदिर बनाया, उससे बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन अभी थोड़ा सा झटका लग गया, कुछ हमारे गद्दार लोग हैं, उन्होंने झटका दे दिया पीएम मोदी को। गद्दार बीजेपी के अंदर ही है। और अब पीएम मोदी के पास स्पेशल चुनौती है। इलेक्शन जीत गए, मेजोरिटी नहीं आई, यहाँ पे नीतीश कुमार बैठे हैं, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू बैठे हैं, जिनके पास 10 से ज्यादा सीटें हैं, और वो अपना अपना हिस्सा मांग रहे हैं, फ्लैश मांग रहे हैं। पीएम मोदी देंगे, क्योंकि जब आप अलायंस की गवर्नमेंट बनाते हैं तो आपको कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, कुछ चीजें देनी पड़ती हैं, कुछ बांटना पड़ता है। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनको स्पेशल स्टेटस दिया जाए बिहार को, वो पीएम मोदी देंगे, इनकी जरूरत भी है, और हम जब इतना कुछ बांट रहे थे तो भी बांटेंगे। और दूसरी बात, जो आपके आंध्रा के चीफ मिनिस्टर, टीडीपी के चीफ मिनिस्टर, जो टीडीपी के लीडर हैं चंद्रबाबू नायडू, वो भी कुछ मांग रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस दिया जाए आंध्र प्रदेश को, वो भी दिया जाएगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं। लेकिन साथ में कुछ इंटरनल अफेयर्स हैं बीजेपी के अंदर, जैसे फडणवीस ने महाराष्ट्र में रिजाइन कर दिया। मुझे लगता है कि पीएम मोदी को फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए महाराष्ट्र का, और वो सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल कर पाएंगे, संभाल पाएंगे, और वहां पे सिचुएशन ठीक हो जाएगी। और शिंदे को सेंट्रल गवर्नमेंट में लेना चाहिए। और दूसरी तरफ गुजरात, जो राजस्थान के अंदर प्रॉब्लम है सिंधिया की, विजय राजे सिंधिया की जो प्रॉब्लम है, उसको इनको वसुंधरा राजे सिंधिया की जो प्रॉब्लम है उसको भी इनको तरीके से टैकल करना पड़ेगा।
क्योंकि वो जी। लेडी को पीएम पसंद नहीं करते और वो पीएम को पसंद नहीं करते। वो कहते पीएम को मैं तुमसे सीनियर हूँ, और अगर उसको समझा बुझा करके लाइन पे लाया जाए तो उसको वहाँ पे चीफ मिनिस्टरशिप दे दी जाए, तो मुझे लगता है कि वो राजस्थान को प्रॉपर्ली संभाल पाएगी। सिर्फ ये है कि वो दोबारा धोखा ना दे। और साथ में कुछ और इश्यूज हैं, जो इंटरनल इश्यूज हैं, कि पीएम मोदी को कैसे टैकल करना पड़ेगा। बहुत से इश्यूज जो पीएम मोदी ने सोचे थे, जैसे यहाँ पे एनसीआर सीए एनआरसी, लेके आए एनआरसी। थे, एनआरसी लेके हाँ। आना था। मुझे लगता है कि उसके अंदर रुकावट होगी, और पीएम मोदी चाहते थे कि यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए। उसके अंदर भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, पीएम मोदी उसको इम्प्लीमेंट ना कर सके। और दूसरी जी। बात है कि यहाँ पे कुछ बांग्लादेशियों का इशू था, उसको डील करना था, वहां पे भी कुछ रुकावट आएगी। जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना था, उसके अंदर हो हाँ। सकता है कुछ प्रॉब्लम आए। लेकिन और दूसरे इश्यूज हैं, स्पेशली जो इशू पीएम मोदी को इस टाइम पे डिस्टर्ब कर रहा है, वो है कि जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इलेक्शन के अंदर, 4 कंट्रियों ने सिलेक्शन के अंदर इंटरफेयर किया, और हमारी जो इंटेलिजेंस है उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है। चारों में से जो पहली कंट्री है वो है अमेरिका की सीआईए। उसने इस इलेक्शन के अंदर पीएम मोदी को बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचाने की कोशिश की है। उसको डील किया जाएगा अप्रोप्रिएट टाइम पे। लेकिन दूसरी तरफ जो कंट्री है वो है चाइना, जो दुश्मन है इंडिया का। वहां से पीएम उसको कैसे डील करते हैं, वो बात की बात है। लेकिन तीसरी जो कंट्री है वो है कनाडा, जिन्होंने इलेक्शन के अंदर इंटरफेयर किया और यहाँ पे फंडिंग भी की है। इसका भी इशू टैकल किया जाएगा। कैसे पीएम मोदी टैकल करते हैं वो बात की बात है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है पाकिस्तान, जिन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे इलेक्शन के अंदर इंटरवीन किया, और पीएम मोदी सबसे पहले इलाज करेंगे पाकिस्तान का। और मैं सोचता हूँ कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलाज हो सकता है इस टाइम पे, वो हो सकता है कि आप बलूचिस्तान के अंदर डायरेक्ट इंटरफेयर करिए। बलूचिस्तान के जो बीएलए है या बाकी जो ग्रुप्स हैं उनको फंडिंग कीजिए। सीक्रेट फंडिंग हो सकती है। अगर उनको मनी दी जाती है, पैसा दिया जाता है, तो आर्म्स खरीदेंगे और पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। क्योंकि बीएलए को टीटीपी सपोर्ट करती है, और साथ में जो डिफरेंट ग्रुप्स है वो भी उसको सपोर्ट करते हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने बीएलए को सपोर्ट देनी शुरू कर दी इनडायरेक्ट, तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। और टीटीपी ने वैसे भी कह दिया कि जो पीओके के अंदर सिचुएशन होती है उसके अंदर हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, आर्म सपोर्ट कर सकते हैं। तो इंडिया को देखना पड़ेगा कि जैसे इंदिरा गांधी ने 1971 वॉर के अंदर से पहले किया था, कि इन्होंने मुक्ति बाहिनी को खड़ा कर दिया, तो पीएम मोदी को इस टाइम पे डायरेक्टली इंटरवीन करना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर, और वर्ल्ड की अटेंशन डाइवर्ट करनी पड़ेगी। जब इंदिरा गांधी का वर्ल्ड कुछ कर नहीं सका, जब यहाँ पे मुक्ति बाहिनी खड़ी हुई, तो पीएम मोदी क्या कर लेंगे। तो यूएस के अंदर वैसे भी इलेक्शन होने वाले हैं, और ऐसा लगता है कि जो बाइडन यहाँ से पावर से बाहर हो जाएंगे। और अगर पीएम मोदी ने ये काम कर लिया पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान को इस टाइम पे एक थप्पड़ मारना बहुत जरूरी है, तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा। और उससे पीएम मोदी की रेपुटेशन और इंडिया की रेपुटेशन दोबारा वापस आ जाएगी। मुझे लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है कि बलूचिस्तान को डायरेक्ट सपोर्ट किया जाए। इंडिया उसको सपोर्ट कर सकती है। इंडिया जब वर्ल्ड से नहीं घबराई इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो अब क्या घबराने की जरूरत है। हम अगर उनको आर्म्स नहीं दे सकते, हमें तो सिर्फ पैसा देना, और पैसा देने का मुझे पता है तरीका कैसे रॉ काम कर सकता है। तो पीएम मोदी को डायरेक्टली इंटरवीन करना पड़ेगा बलूचिस्तान के अंदर, और वर्ल्ड की अटेंशन डाइवर्ट करनी पड़ेगी। देखिए, अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार धोखा दे सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू धोखा दे सकते हैं। मैं नहीं सोचता कि ये लोग धोखा देंगे, क्योंकि इनके अपने इंपॉर्टेंस है, इनके अपने इश्यूज हैं, वो रिजॉल्व कर दें। ये यहाँ पे कुछ मिनिस्ट्रीज मांग रहे हैं, जैसे मांग रहे हैं कुछ मिनिस्ट्रीज, तो पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया कि ना तो हम डिफेंस देंगे, ना फॉरेन देंगे, ना होम देंगे, ना हम देंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री। बाकी मिनिस्ट्रियों पे कंप्रोमाइज हो सकता है, जैसे एविएशन मिनिस्ट्री देने को तैयार है, या टीडीपी, या आपकी आर या जेडीयू। और दूसरी बात है जी। कि शायद रेलवे के ऊपर भी कंप्रोमाइज लग रहे हैं, क्योंकि रेलवे के ऊपर हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट मिनिस्टर बैठा है, जो रेलवे को एक न्यू हाइट पे ले गए। तो जी। देखिए, जब इनको मिनिस्ट्रीज मिल जाएंगी, इनको प्रॉपर अटेंशन मिल जाएगी, तो क्यों इनको कोई छोड़ेगा। और दूसरी बात है कि अभी तो हमारे पास 292 सीटें हैं, और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने कह दिया बहुत जल्दी नंबर 300 को क्रॉस कर जाएगा। और जैसे आपने कहा कि 300 क्रॉस कर गया, तो बहुत से जो पार्टी के लीडर्स हैं वो ज्वाइन करेंगे। हो सकता है कि उद्धव ठाकरे भी ज्वाइन कर लें, वो भी सोच रहे हैं कि मैं क्यों। देखिए, जब पावर में आप आते हैं तो आपको लोग ज्वाइन करते हैं, और जब आपके पास पावर और आप गवर्नमेंट को संभाल रहे हो तो आपको छोड़ के कोई जाएगा नहीं। ये थोड़े दिन की बात है। पीएम मोदी के अंदर कॉम्पिटेंस है, पीएम मोदी के अंदर जुनून है, पीएम मोदी के अंदर देश को सपोर्ट करने की जरूरत है। लेकिन दूसरी बात है कि पीएम मोदी को एक इश्यू को और ध्यान देना पड़ेगा। सबका विकास जी।
सबका साथ, ये सबका जो विकास, इशू सबका विश्वास। सबका साथ, जो सबका साथ है, इसको छोड़ना है, पड़ेगा। हमने बहुत है, पैसा बांट दिया, मुसलमान कभी भी हमारे सगे नहीं हो सकते। और जो जी, लोगों ने पीएम मोदी को धोखा दिया है या इंडिया को धोखा दिया है, तो उनके लिए क्या जरूरत है पैसा देने की। आप दूसरी हुँ, तरफ ध्यान दीजिए, देश को प्रोग्रेस करिए, इश्यूज को डाइवर्ट करिए। और मैं सोचता हूँ कि अगले इलेक्शन से पहले इनको, मायावती को अपने साथ रखना पड़ेगा, उनको लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेन इश्यू है हारने का, वो है मायावती का साथ नहीं था। अगर मायावती का साथ होता तो मैं नहीं सोचता कि किसी भी तरीके से हम यूपी या बाकी जगह इलेक्शन हारते। और अगर हम महाराष्ट्र और राजस्थान को संभाल पाए, वहां पे फडणवीस को पावर दे, दूसरी तरफ हम सिंधिया को पावर दे दे गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, तो मुझे लगता है कि जो अगला कभी इलेक्शन होगा, चाहे मिड टर्म इलेक्शन होंगे, वहां पे हम किसी भी तरीके से, या बीजेपी वहां पे हारेगी नहीं। सर एक बात मेरे दिमाग में आ रही थी, आपने नीतीश कुमार का ज़िक्र किया, चंद्रबाबू नायडू का ज़िक्र किया और दूसरे भी जो हैं, जो शामिल होना चाहते हैं, जो कुछ हुए भी हैं। मैं ये पूछ रहा था कि सर नीतीश कुमार के बारे में, बल्कि नीतीश कुमार की ओर से तो कहा गया है, एनडीए की ओर से बल्कि एक स्टेटमेंट आ चुका है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए लड़ेगा, बीजेपी नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार ही होंगे। तो ये तो तय हो जी चुका है कि नीतीश कुमार फिलहाल कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है? जी। तो बाकी को फिर संभाल लिया जाएगा, ये है। देखिए, एक और बात देखिए, नीतीश कुमार बहुत कुछ झेल चुके हैं। बीजेपी का साथ छोड़ा 2013 में, फिर बीजेपी का साथ छोड़ा 2017 में, और फिर इन्होंने बीजेपी का जब साथ छोड़ा तो लालू यादव के साथ गए तो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि लालू यादव और तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है, और नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अल्टीमेटली उन्होंने पीएम मोदी से कह दिया था कि अब ये आखिरी बार है, अब मैं आपके साथ रहूंगा। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार को समझ तो आ गया, कोई कह दे कि अब मैं आपको वाइस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, लेकिन क्या वो गवर्नमेंट संभाल पाएंगे, और कौन बनाएगा? क्या आपके पास इतने एमपीज आएंगे जो आप इनको संभाल पाए? देखिए, आप कुछ देर की बात है, ये सिचुएशन शुरू शुरू में जरूर थोड़ी सी वॉलेटाइल है, संभल जाएगी। जैसे पीएम मोदी भारत संभालेंगे, नीतीश कुमार ने और स्पेशली कहा था पीएम मोदी से कि आप जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट फॉर्म करिए, ताकि जितना भी यहाँ पे सिचुएशन चल रही है, जिसके ऊपर इश्यूज उठ रहे हैं, वो संभल जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे। और जैसे पीएम मोदी शपथ लेते हैं तो सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। और आप देखिए, लोग बड़े घबराए हुए हैं, बहुत परेशान है लोग कि पीएम मोदी हार गया, देश हार गया। हारे नहीं है पीएम मोदी, पीएम मोदी को एक झटका लगा है। और झटका इसलिए लगा कि पीएम मोदी शायद ज्यादा ईमानदार थे देश के लिए, या देश के लोगों के लिए, या स्पेशली मुस्लिम्स के लिए। तो जी, पीएम जी। मोदी ने बहुत भुगता हुआ है, संभल जाएंगे पीएम मोदी, मुझे लगता है संभल गए हैं। और पीएम मोदी दोबारा से आएंगे एक घायल शेर की तरह। ये एक शेर है जो इस टाइम पे घायल हो चुका है, और ये अपने जो दुश्मन है उनसे पूरा बदला लेगा, उनको टैकल करेगा। जैसे मैंने कहा, पहला जो इनका टारगेट होगा होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर इंडिया को इंटरवीन करना चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वैसे भी पीएम मोदी ने लाल किले से अनाउंस किया था, शायद 2016 की बात है, कि अब हम बलूचिस्तान को सपोर्ट करेंगे। तो पीएम मोदी को अपना वायदा याद रखना चाहिए, और बलूचिस्तान के अंदर इंटरवीन करना चाहिए। और पाकिस्तान इस टाइम पे तीन टांग पे खड़ा है, और अगर पाकिस्तान को इन्होंने थोड़ा सा भी झटका दे दिया तो पाकिस्तान टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जो इंडिया के लिए जरूरी है। क्योंकि जब पाकिस्तान के एक फॉर्मर मिनिस्टर बार बार स्टेटमेंट दे सकते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो भी जिस भी तरीके से इंडिया को परेशान करने की कोशिश की है, वो सिचुएशन अब टाइम आ गया कि पाकिस्तान को बर्बाद कर दें, पाकिस्तान को खत्म कर दें, पाकिस्तान का नक्शे से नाम मिटा दें। ये हमारी कंपल्शन है, हमारी जरूरत है। सर एक बात और है कि मैं आज देख रहा था कि अभी तक तो ये है, आप जिन देशों का नाम ले रहे थे, देखिए चीन ने भी बड़े हल्के अंदाज में बधाई दी है, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री ने। कनाडा के सरकार का जो ट्विटर हैंडल है, उसमें जस्टिन ट्रूडो का नहीं है, कनाडा सरकार का ट्विटर हैंडल है, वहां से एक मामूली मतलब बधाई तो आई है, लेकिन वो इस तरह की नहीं है। अमेरिका ने बधाई दी है, इटली ने बधाई दी है, और कई देशों ने बधाई दी है, म्यांमार है, नेपाल है, और ये इवन ये मालदीव ने बधाई दी है। लेकिन अभी तक सर पाकिस्तान की ओर से कोई बधाई नहीं आई है। देखिए, हमें इनकी बधाई की जरूरत भी नहीं है। मेन जी, बात है कि अब पीएम मोदी दोबारा जब शपथ लेंगे, तो पीएम मोदी अपना एजेंडा भी क्लियर कर देंगे। और जो पीएम मोदी को बात करने की आदत थी कि मन की बात, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और पीएम मोदी के जो एजेंडा था कि सबके पास घर हो, सबके पास हम सबको राशन दें, उसके ऊपर भी पीएम मोदी को सोचना पड़ेगा कि क्या ज़रूरी है, क्या सबको घर बना के देना ज़रूरी है। देखिए, अब पीएम मोदी का जो एजेंडा होना चाहिए कि सबका विकास नहीं, विकास उसका जो हमारे साथ है,
जो हमारे साथ नहीं है उसका कोई विकास की जरूरत नहीं है, वो अपने पैरों पे खड़ा है, खड़ा रहेगा, खड़ा रहने दो उसको अपने पैरों पे। तो पीएम मोदी को थोड़ा सा शिफ्ट लेना पड़ेगा अपनी पॉलिसी के अंदर, और ये बेनिफिशियल होगा। अगर हम मुस्लिम को अपीस करते हैं, मुस्लिम तो कभी किसी के सगे हुए नहीं, तो उनको अपीस करना बंद किया जाए और अपनी कंट्री को एक डायरेक्शन पे दिया जाए, क्योंकि पीएम मोदी ये चाहते हैं कि देश नई ऊंचाई पे जाए, और पीएम मोदी उसको अचीव कर सकते हैं। ऐसी बात कोई नहीं है कि पीएम मोदी हार गए, पीएम मोदी थोड़े से हर्ट हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं, लेकिन पीएम मोदी एक लॉयन है, शेर हैं, और शेर की तरह आप देखेंगे कुछ दिन के अंदर पीएम मोदी धाड़ेंगे। और जो यहाँ पे अपोजिशन के लोग थे, जो इस टाइम पे सामने आ गए, एक अपने आप को समझ के कि हम बहुत बहादुर हैं, हमने बहुत अचीव कर लिया, ठीक है कुछ गलतियां हुई हैं, गलतियों के ऊपर हम बार बार लकीरें तो मारेंगे नहीं, लेकिन अब टाइम आ गया कि बदला लेने का और देश को के लोगों को बताने का कि पीएम मोदी कौन है और क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि पहला जो इनका काम बनता है वो है पाकिस्तान को काउंटर करना, पाकिस्तान को चैलेंज करना और पाकिस्तान के टुकड़े करना। ये इंडिया का पहला एजेंडा होगा। अगर हमने बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंस दिलवा दी या बलूचिस्तान को सपोर्ट कर दिया, किसी की हिम्मत नहीं है कि इंडिया के ऊपर आंख उठा दे, इंडिया के ऊपर उंगली उठा दे। और अगर वहां पे हम सक्सेस हो जाते हैं तो हम पाकिस्तान के टुकड़े कर पाएंगे, पीएके को अलग कर पाएंगे। और अगर हमने ये काम कर दिया तो दूसरी तरफ जो आपका तालिबान है वो और इंडिया को सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसका भी हिस्सा है जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा का। तो पाकिस्तान को तोड़ना इस टाइम पे बहुत जरूरी है, कंपल्सरी इंडिया के लिए, और इंडिया को ये करना पड़ेगा। पीएम मोदी को एक एजेंडा है जो उसको पूरा करना पड़ेगा। इंदिरा गांधी ने जब 1971 के अंदर पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, तो पीएम मोदी क्यों नहीं कर सकते इस टाइम पे, जबकि इंडिया इस टाइम पे पावरफुल है, स्ट्रांग है। हमको डायरेक्टली फाइट नहीं करना, हमको सिर्फ उनको सपोर्ट करना है, पैसा देना है। जब पाकिस्तान इंडिया के अंदर टेररिज्म कर सकता है तो हम क्यों नहीं बलूचिस को सपोर्ट कर सकते। बलूचिस हमारे दोस्त हैं, इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं बहुत से सालों से। अगर बलूचिस्तान इंडिया से सपोर्ट मांग रहा है तो अगर हम उसको सपोर्ट देते हैं और बलूचिस्तान इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है तो पीओके बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इंडिया से मर्ज हो जाएगा, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इंडिया के लिए और मोदी के लिए। सर एक चीज और है सर, जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा, आपने बलूचिस्तान की बात की, तिब्बत भी एक इश्यू था, अब जो नहीं है। तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल यहाँ है, धर्मशाला में चलती है बहुत समय से। जो बलूची जो मांग कर रहे हैं, बलूचिस्तान की एक एग्जाइल में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इन एग्जाइल, ये भारत में होनी चाहिए सर। कहीं अगर जब तक हम वैसे सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन कम से कम इतना काम तो कर सकते हैं और बलूची मांग उठाते रहे। देखिए पांडे साहब, प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम बड़े गुडी गुडी लेके चलते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत ईमानदार हैं। ये हमको छोड़ना पड़ेगा। जैसे एक अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ी भारी गलती की थी जब उन्होंने मान लिया था कि तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना, और इसी वजह से हम तिब्बत पे कुछ कह नहीं पा रहे और कर नहीं पा रहे। लेकिन इंडिया को अब जागरूक होना पड़ेगा, चाइना को काउंटर करने के लिए तिब्बत का इशू उठाना पड़ेगा। जब यूएस तिब्बत का इशू उठा सकते हैं तो हम क्यों नहीं उठा सकते। हमें भी कम से कम डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट इशू उठा सकते हैं। हमारा कोई पार्टी का लीडर ये इशू को उठा सकता है, या हमारे कुछ लोग जो मिनिस्टर हो वो भी इशू को उठा सकते हैं, और गवर्नमेंट डिनायल मोड पे आ सकती है। लेकिन सबसे पहले जो इशू डील करने का है वो है पाकिस्तान। चाइना नंबर 2 पे आता है, और वैसे भी अगर पाकिस्तान टूट गया तो चाइना कमजोर हो जाएगा, उनका सीपीसी खत्म हो जाएगा, उनकी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, और चाइना इस टाइम पे पाकिस्तान को यूज करता है इंडिया के खिलाफ, तो वो भी खत्म हो जाएगा। और पीओके गिलगिट पार्टीशन इंडिया के साथ मिलने से इंडिया के साथ एक तो बहुत सारा एरिया मिलेगा, साथ जो चाइना पाकिस्तान का जो कंटेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, और चाइना किसी भी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। चाइना जो इंडिया को सबसे ज्यादा परेशान करता है वो करता है पाकिस्तान के थ्रू। बहुत से इश्यूज हैं, इस पे हम भी दोबारा भी डिटेल में बात भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तो एक सवाल और है जो हमको इंटरनल, जो आप एक्सटर्नल की चलिए हो गया, इंटरनल बात करते हैं सर। इंटरनल में जब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की हार का कारण ये था कि जो आरक्षण का मुद्दा जिस तरह से कांग्रेस ने और इंडिया अलायंस ने ये भ्रम फैलाया, ये अफवाह फैलाई कि बीजेपी अगर पूर्ण बहुमत में आ गई, 400 पार जैसा नारा दिया गया था ना, तो ये आरक्षण को खत्म कर देगी। इसको इन लोगों ने घर घर पहुंचा दिया, और बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, माफ कीजिएगा, कोई काउंटर नैरेटिव नहीं बना। ये काउंटर नैरेटिव कौन बनाएगा सर? इसको बीजेपी को अपना आईटी सेल मजबूत करना है, नहीं करना। बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी ने जरूर इश्यू को उठाया, लेकिन सबसे जो बीजेपी ने फैन फेयर से काम स्टार्ट किया था वो था आईटी सेल, और वहां पे मदन मालविया उनको उसका चीफ बना दिया था। अमित मालविया उन्होंने इसका चीफ बना दिया था। अमित मालविया एक एरोगेंट आदमी है।
अमित मालवीय ने जो इनका आईटी सेल है उसकी ना प्रोग्रेस होने दी, ना काम किया। वहां पे ऐसे लोगों को बिठा दिया जो इनकेपेबल है, जो इवन कंप्यूटर नहीं खोल सकते, सिर्फ मोबाइल पे बैठे रहते हैं। और इन अगर यहाँ पे प्रॉपर काम किया होता अमित मालवीय के द्वारा, इनके आईटी सेल के द्वारा, इन्होंने अगर 400 लोगों का एक सेल बनाया, जबकि किसी और पार्टी के पास वो सेल नहीं है, फिर भी अपने बार अच्छा कैंपेन कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा फेलियर है वो है अमित मालवीय का। और इनको अपने जो आईटी सेल है उसको डिसॉल्व कर देना चाहिए और इसके अंदर कैपेबल आदमी को बिठाना चाहिए, क्योंकि एक ये मिनिस्ट्री की तरफ से काम है, एक मिनिस्ट्री जैसा काम है। और इनके थ्रू जो यूट्यूब चैनल्स है जो इंडिया को प्रमोट करते हैं, बीजेपी को प्रमोट करते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियली। बीजेपी के पास फंड की कमी तो नहीं है। और अमित, दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी ध्रुव राठी जैसे लोगों को फंड देती है, पैसा देती है ताकि इंडिया के खिलाफ कैंपेन करे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडिया के खिलाफ काम करते हैं। और दूसरी तरफ जो बीजेपी के सपोर्टर थे या उनको सपोर्ट करते थे, उनके बहुत से लोगों के चैनल्स को हैक कर लिया गया। इवन जो मेरा चैनल था उसको हैक कर लिया गया इलेक्शन से कुछ दिन पहले, और एक ये एजेंडे पे काम कर रहे थे। और अब बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि क्या जो आईटी सेल है बीजेपी का, जो बड़े फैन फेयर से स्टार्ट किया गया था, उसको डिसॉल्व करके उसको दोबारा इसके ऊपर काम किया जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी काम है। आजकल मीडिया का दिन है, मीडिया का जोर है, और स्पेशली यूट्यूब या आपके जो वीडियोस बनते हैं उसका टाइम है। तो इनको उसके ऊपर देखना पड़ेगा। और किस तरीके से हमारा जो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है वो कुछ काम नहीं कर रहा, किसी पे उनका कंट्रोल नहीं है, कोई इनका आउटपुट नहीं है। तो अगर आम आदमी पार्टी या केजरीवाल मीडिया पे कंट्रोल कर सकते हैं, मीडिया के ऊपर अपने ऐड देकर के कंट्रोल डाल सकते हैं, तो बीजेपी क्यों नहीं कर सकती? बीजेपी के पास तो पावर है। लेकिन पीएम मोदी तो सारे काम नहीं देखेंगे, सारे काम देखेंगे मिनिस्टर। और मुझे लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है वहां पे एक पावरफुल आदमी को बिठाना चाहिए जिसको इस चीज में इंटरेस्ट हो। अगर स्मृति ईरानी यहाँ पे बैठी होती या उसने काम किया होता तो कोई बात नहीं थी, उसने कोई काम नहीं किया। तो ये सिर्फ आपको लेक्चर देने में या यहाँ पे उल्टी सीधी बातें करने से कोई नहीं पड़ेगा। यहाँ पे काम करना पड़ेगा ग्राउंड पे, और जिन लोगों ने ग्राउंड में काम किया है उन्होंने अचीवमेंट भी दी है। तो मुझे लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है वहां पे एक पावरफुल आदमी को बिठाया जाए जो काम कर सके, जो देश के सपोर्टर है उनको सपोर्ट कर सके, और जो यहाँ पे यूट्यूब चैनल ऑपरेट करते हैं जो प्रो गवर्नमेंट है उनको छोटी छोटी हेल्प दी जा सके। फाइनेंशियल हेल्प नहीं तो कम से कम उनके वीडियोस को प्रमोट किया जा सके। और अमित मालवीय ने कोई ऐसा काम नहीं किया, बहुत सिर्फ एरोगेंट इन्होंने है। बीजेपी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। अगर इन्होंने प्रॉपर काम किया होता तो यहाँ पे जो भी इशू थे वो रिजॉल्व हो जाते और बीजेपी को सपोर्ट मिलती। और दूसरी बात, अगर आप जो कह रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बीजेपी की एक बड़ी भारी गलती थी, मैं जबकि गलती का विश्लेषण नहीं करना चाहता, बीजेपी की बड़ी भारी गलती थी, सिर्फ एक गलती की बात करता हूँ कि इन्होंने मायावती के साथ लिंक नहीं रखा। अगर मायावती बीजेपी के साथ होती तो जो इशू अपोजिशन ने उठाया था वो इशू उठता ही नहीं, और उठता तो वहीं पे दब जाता, क्योंकि मायावती रिप्रेजेंट करते हैं शेड्यूल कास्टों को। और अगर वो बीजेपी के साथ होते तो ना तो इनकी इतनी सीटें आती, ना इनको इतना नुकसान होता, और ये इशू के ऊपर कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता। चलिए सर, अब देखते हैं नई सरकार बने और उसके बाद वो कैसे फैसले करती है, और जिन जिन चीजों पर आपने और हमने अभी बातचीत की, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो या फिर बीजेपी की आईटी सेल का मुद्दा ही क्यों ना हो, इस पर बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। तभी बीजेपी 2029 के चुनाव में कुछ अच्छा कर पाएगी, खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उसने लूज किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।